नमस्कार, मैं हूं रक्षित सिंह और इस वक्त मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। और जाहिर सी बात है कि गाजीपुर बॉर्डर पर अगर मैं रहूंगा तो राकेश टिकैत से बात करने की यहां पर कोशिश होगी। राकेश टिकैत जी खुद बैठे हुए हैं। टिकैत साहब, बंगाल घुमाए, कलकत्ता घुमाए, नंदीग्राम घुमाए, सारी चीज़ें, तो यानी कि अब जो राजनीतिक मंच थे वो भी आपने साझा करने शुरू कर दिए। नहीं, हमने तो राजनीतिक मंच साझा नहीं करा। हम तो अपनी मीटिंग कर रहे हैं। आप मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वहां से कुछ वीडियो दिखाए जा रहे हैं कि वहां पे ममता बनर्जी का फोटो लगा हुआ था। कहाँ पे? आपकी कोई एक सभा रही होगी, उसमें ममता बनर्जी का भी फोटो। फोटो तो नहीं देखा किसी। इस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। अरे ये तो पता नहीं क्या बना के कहाँ भेज दे। वहाँ हमारे मंच पर तो किसी का फोटो नहीं था। यानी कि पूरे तरीके से आप लोगों का किसानों का मंच था। किसानों का मंच है, नॉन पॉलिटिकल है। और भाई किसी का कहीं दीवार पे कहीं पोस्टर लग रहा हो, कहीं वो तो चुनाव है, किसी का भी कहीं पे भी लग सके। जब आप नॉन पॉलिटिकल कह रहे हैं तो नॉन पॉलिटिकल में, लेकिन आपने वहां पर एक बात कही कि बीजेपी को वोट मत देना, बीजेपी को वोट ना दो। बंगाल में जब जा रहे हैं और प्रेस वाला कोई क्वेश्चन करेगा, अगर जी यहाँ पर इलेक्शन है और किसको वोट दे, मैं कहूँ बीजेपी को तो दियो ना। इनसे धान की कीमत मांगो, एमएसपी मांगो इनसे। तो हम उनका प्रचार थोड़ा करने गए थे वहाँ पे। यानी कि जो वोट की चोट आप करने के लिए गए थे उसमें सफल रहे आप। अब क्या पता वो देंगे, मैं कहूँ इनसे धान की कीमत मांग लो, एमएसपी मांगो इनसे, ये काम है। मतलब कुल मिला के किसानों को वहां पे भी आपने लामबंद कर दिया बीजेपी के। करा लामबंद करा। अच्छा ठीक है साहब, जब तक आप दिल्ली में थे, गाजीपुर बॉर्डर पे थे, आप लगातार कहते थे सरकार सरकार सरकार। शायद आपने पहली बार खुलकर इस तरीके से बंगाल में जाकर बीजेपी कहा है। हाँ, वहाँ पे जब चुनाव सरकार तो लड़ रही नहीं, बीजेपी लड़ रही, तो उसे ही तो कहेंगे। मतलब अब मन बना लिया चौई साहब ने कि अब बीजेपी को खुल के विरोध करें। नहीं, हम तो सरकार का विरोध कर रहे हैं। मतलब दिल्ली में आते ही सरकार और बंगाल में, कर्नाटक में, वहां पे जाएंगे तो बीजेपी। नहीं, वहाँ पे भी सरकार ही रहेगी। जहाँ अगर चुनाव की कोई बात करेगा तो चुनाव सरकार थोड़ा लड़ रही, कोई ना कोई पार्टी लड़ती है। यानी कि अगर अब आगे का आपका जो शेड्यूल है कि आप तमिलनाडु जाएंगे, पुडुचेरी जाएंगे, तो वहां पे जाके क्या शब्द रहेगा, सरकार रहेगा या बीजेपी? सरकार। वहाँ तो सरकार चुनाव नहीं लड़ रही, वहाँ तो बीजेपी लड़ रही है। कहाँ पे? अगर उन राज्यों में आप जाके अभी जा रहे हैं वहाँ पे, जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ का बता देंगे फिर। अच्छा, आप बंगाल की यात्रा करके आ गए, कैसा अनुभव रहा बंगाल का? क्या लग रहा है वहाँ का चुनावी माहौल क्या है? वहाँ पे तो कंपटीशन सा है इनका सबका आपस में। कंपटीशन है तो कैसे माने? मतलब ऐसा नहीं है, आप राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्या आकलन है हम तो आपका? इनसे दूर रहे, हम तो अपने भाई भाव की उसकी बात करें, राजनीति के गुणा भाव से तो हम दूर रहे। आप कहते भले ही हैं राजनीति के गुणा भाग से दूर रहते हैं, लेकिन गुणा भाग राजनीति की जानती सारे हैं। ना हम तो बगल रहते हैं इनसे, इसी सिस्टम से बगल रहते हैं। इस सिस्टम से अलग है। अलग है। तो इस सिस्टम से अलग हैं तो क्या कभी इस सिस्टम का पार्ट आप बनना चाहेंगे? क्योंकि जितना बड़ा नाम आज की तारीख में राकेश टिकैत हो गया कि न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक फार्मर लीडर के तौर पर सबसे बड़ा नाम है, तो क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आप राजनीति से हमेशा दूरी बना के रखेंगे? दूर बना कर रहेंगे, दूरी रहेगी। मतलब जनता ये मान ले कि राकेश टिकैत चुनाव सांसद का, विधायक का नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। आपके परिवार का कोई आदमी? भाई परिवार का क्या पता, अब मैं किस किस का वो ठेका ले लूँ। लेकिन राकेश टिकैत का अपना निर्णय फाइनल है कि? फाइनल नहीं लड़ेंगे। क्योंकि ये सवाल रह रहे के बार बार लोग बाग उठाते रहते हैं। हम तो बगल रहेंगे इस बीमारी से। मतलब ये बीमारी है राजनीति, हाँ बीमारी है। इससे दूरी बना के रखिए। अच्छा, अब आगे का क्या प्लान है चौई साहब? आप जैसे बंगाल घूम आए तो अब आगे का क्या है? आगे जाएंगे, पूरे देश में जा रहे हैं हम तो, प्रोग्राम लगे हुए हैं। कल से कहाँ से शुरू? कल गंगानगर रहेंगे, राजस्थान में। परसों यहाँ रहेंगे 18 तारीख में। 19 में उड़ीसा रहेंगे, भुवनेश्वर। और 20, 21, 22 कर्नाटक में रहेंगे। 23 तारीख को फिर जयपुर में रहेंगे। 24 को मैम 24 से रहेंगे। 25 को फिर हरियाणा में रहेंगे, करनाल में। और 26 तारीख को विकास नगर उत्तराखंड में रहेंगे। 27 को फिर राजस्थान में चले जाएंगे। कुछ छोड़ोगे भारत में या नहीं छोड़ोगे? ना छोड़ना कुछ नहीं, जब ये नहीं सरकार ही नहीं छोड़ रही, सब सरकार ने बेच दिया, तो इसे रोकना तो है ना। तो मतलब कहाँ उत्तराखंड, कहाँ तमिलनाडु, कहाँ पुडुचेरी, कहाँ बंगाल, कुछ तो छोड़ दो। नहीं कुछ नहीं छोड़ना, सब नाप देंगे इसके साथ। सब नापेंगे, किसान आंदोलन सब नापेंगे। देश का किसान बर्बाद हो गया, व्यापारी बर्बाद हो गया, देश के रेलवे चली गई, टेलीकॉम चला गया, बैंक चला गया, हवाई अड्डे चले गए, तो देश बिक गया। इसे बचाना भी तो है ना देश को। नौजवान का रोजगार चला गया, बचाना है देश को।
यानी कि न सिर्फ किसान के मुद्दे बल्कि जो और मुद्दे भी हैं, चाहे वो युवाओं का रोजगार का हो या फिर डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश की जो बात हो, तमाम मुद्दे अब आप उठाएंगे सब। सब मुद्दे उठाएंगे। अच्छा, जीडीपी की एक नई परिभाषा और आ गई है। सरकार कहती है जीडीपी बढ़ती है। अब लोग बाग कह रहे हैं कि गैस, डीजल और पेट्रोल, जीडीपी की ये नई परिभाषा है, ये तीनों ऊपर बढ़ रहे हैं। हाँ, ऊपर बढ़ रहे हैं। तो आप होगा एक दिन वो भी आएंगे गैस के सिलेंडर सड़कों पर अपने घर के बाहर लोग लेकर बैठेंगे। मतलब आपके आंदोलन में ये तस्वीर भी आने वाले दिनों में देखने को। आवेगी आवेगी। और आंदोलन को जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कमज़ोर हो गया, लोग जा रहे हैं, लोग बहुत सारे चले गए, भीड़ कम हो गई, तो इस समय पे फसल कटाई का सीज़न है, सारी चीज़ें हैं, तो आपकी जैसे गाँव में बात होती है, क्या रणनीति अब आप लोगों ने बनाई है, कब तक फसल पूरी कट जाएगी और किस तरीके से गाँव से लोगों का आना जाना रहे? आते जाते रहेंगे तो फसल इधर की कट रही तो फिर राजस्थान की इधर की कट जाएगी, जब इंगा कटनी शुरू होगी तो उंगा कट जाएगी, उधर के लोग आ जाएंगे, तो ऐसे होते रहेंगे। अच्छा, एक बात और थी, आप लगातार कह रहे थे कि ये जो रास्ते हैं गाज़ीपुर बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जाने वाले या दिल्ली से गाज़ियाबाद आने वाले, ये पुलिस ने बैरिकेड करके बंद किए हुए हैं। कल से वो रास्ते खुले हैं, तो जाहिर तौर पर लोगों को जो यहाँ से आते जाते थे उन लोगों को आसानी हुई है। हाँ, आसानी हुई, राहत मिली उनको। ये पहले ही कर देना चाहिए था। हाँ, कर देना चाहिए था पहले। ऐसे में अभी आपका एक बयान और मैं कहीं सुन रहा था सोशल मीडिया पे कि आपने कहा कि अगर सरकार नहीं मानती है तो जिस जगह पर यहाँ पर गाज़ीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, यहाँ के आसपास के जो और रास्ते हैं वो भी बंद किए जाएंगे। ऐसी कोई योजना है? वो तो 26 तारीख का है, वो तो संयुक्त मोर्चे का है कि 26 तारीख में बंद रहेगा, पूरा भारत बंद रहेगा। आने वाली 26 तारीख को पूरा भारत बंद। पूरा भारत बंद रहेगा, तो उसमें उसका हिस्सा रहेगा ये। उसमें क्या क्या बंद करेंगे यहाँ पे? गाजी पूरा ही भारत बंद है, तो जनता से सहयोग मांगेंगे, भाई सभी को बंद रखो एक दिन के लिए। नेशनल हाईवे भी बंद करवाएंगे। सारी चीज़ जब बंद रहेगी तो बंद तो सारी चीज़ें हैं उसमें। अच्छा, अब एक चीज़ बता दीजिए, दो पूछूं? यही मेरे ख्याल से यही आपकी अदाएं हैं जो लोगों को पसंद आती हैं कि एक पूछो कि नहीं जी दो पूछो, है ना? और इसी तरीके से आप लोगों को अपील भी करते हैं। तो दो ही बात पूछूंगा आपसे। पहली ये है कि इतने दौर की वार्ता हुई, उसके बाद में प्रधानमंत्री की तरफ से वक्तव्य आया कि हमारी तरफ से सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी है। आपने बार बार कहा कि वो फ़ोन नंबर हमें ढूंढे नहीं मिल रहा। लेकिन आज की तारीख में जो स्थिति बन चुकी है, आप भी बेहद समझदार हैं, इतने लंबे लंबे आपने किसान आंदोलन चलाए हैं, हल तो हर चीज़ का बातचीत से ही निकलेगा ना? बातचीत से निकलेगा। मानते हैं? हाँ। बातचीत के लिए तैयार है? हाँ, तैयार है। लेकिन 40 लोगों को कैसे एकमत किया जाए? सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है। नहीं, कोई समस्या नहीं, हमारा तो एक आदमी चले जाएगा, वही बात कर लेगा। 3 बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बनवा दो, आगे कमेटी बनवा दो, छोटी कमेटी बन जाएगी, और इशू पे कमेटी बात करती रहेगी। ये बात सरकार मान लो, एक आदमी चले जाएगा, राज्यपाल जी चले जाएंगे हमारी तरफ से, तो सबकी तरफ से मांग यही रहेंगी तीनों की तीनों। और मांग क्या घटत बढ़क रहे। सरकार की तरफ से कुछ बातें ऐसी छन के आ रही हैं कि फॉर्मूला निकल रहा है कि 3 साल के लिए स्थगित, उसके अलावा 7 से 9 मेंबर की कमेटी जिसमें आपके भी लोग होंगे, किसान नेता भी शामिल होंगे, सरकार के भी लोग होंगे, डिस्कशन करेंगे और अगले 3 साल में नए सिरे से नए कानून बना के लाएंगे। क्या ये आपको मंजूर होगा? सही लगता है? एमएसपी के लिए सरकार लिख के दे देगी कि हम एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे? 10 दिन में पता चल जाएगा। अब आ रहा है ना किसान का गेहूँ, उसको लेकर चले जाएगा। अभी डीएम के वहाँ, एसडीएम के वहाँ, थाने पे, एक आध प्रेस चैनल के वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि एमएसपी है, थी रहेगी, तो उसके वहाँ भी बेचेंगे। अच्छा, मतलब अब मीडिया के ठिकानों पे भी हाँ, वहाँ पे भी बेचेंगे, ट्रॉली खड़ी करेंगे, ये रेट है भाई, खरीद लो। मतलब आप कह रहे हैं कि अब ट्रॉली लेके किसान फिल्म सिटी भी जाएंगे? और फिल्म सिटी चले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा ना हमको तो कि जहाँ पे बढ़िया भाव मिले वहाँ पे बेच लो, ले जाकर मंडी के बाहर। तो फिर कौन सी जगह चुनी? वहाँ फिल्म सिटी है, कुछ चैनल के वहाँ, उनके वहाँ ट्रॉली खड़ी करेंगे और उसका रेट लिखेंगे, ये रेट है, प्रधानमंत्री ने कह रखा है ये रेट है, और मीडिया हाउस भी कह रहा है कि ये रेट है, और एमएसपी है, थी और रहेगी। या तो भी ये कहो कि एमएसपी है नहीं और इस पर बिकड़ानी चाहिए, तो उनके वहाँ भी बेचेंगे, एसडीएम के वहाँ बेचेंगे। कोई पुलिस प्रशासन रोकेगा तो भाई वो खरीद लो, भारत सरकार का रेट है ये, उससे कम पर तो खरीद होती नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कह रखा है एमएसपी है, थी और रहेगी। एसडीएम के वहाँ, डीएम के वहाँ कोई पुलिस रोकेगा तो थानों में, तो मंडी तो बाहर तो कहीं बेच ले, हम तो प्रधानमंत्री ने जो कह रखा है उस पर काम करेंगे। यानी कि अब मुझे लग रहा है कि आपने रणनीति जो है ना वो पूरा चक्रव्यूह बना लिया, चारों तरफ से हमला करने की तैयारी। हमला कहाँ कर रहे हैं हम, तो एमएसपी थी है और रहेगी। अब गेहूँ आ जाएगा किसान का, अपना बेचो भाई, ऑफर मिल गया, अब तो प्रधानमंत्री ने ऑफर दे दिया, कहीं बेचो।
आप एक चीज जानते हैं कि अगर ये एमएसपी वाली बात आप लागू करवाने में कामयाब हो गए कि एमएसपी से नीचे कोई भी फसल बेचना गैर कानूनी होगा, तो क्या आप जानते हैं कि सरकार पर इसका कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा? 1 से 2 या 3 लाख करोड़ रुपए सालाना तक। क्यों सरकार पे क्या पड़ेगा? वो तो जो कोई खरीदेगा वो नहीं खरीदे, जो व्यापारी व्यापार करता है। सरकार को जितनी खरीदनी वो खरीद ले। आज की तारीख में एमएसपी से कम पे तो बिकता है ना। मैं कह रहा कि सरकार को जितना खरीदना वो खरीद ले, जो व्यापारी खरीदता है वो उससे कम पे ना खरीदे, और जिसको नहीं खरीदना मत खरीदो। मेरे ख्याल से अगर ये मनवाने में आप लोग कामयाब हो गए तो शायद आज़ाद भारत के बाद में, लैंड रिफॉर्म्स के बाद में, ये दूसरी सबसे बड़ी क्रांति होगी किसानों की। क्रांति तो होगी, क्रांति तो छिड़ रही, यह क्रांति तो है। जितने थोड़े से काले बाल बचे हैं ना, ये भी शायद सफेद ना हो जाए आपके, इतने दिन ना टिकना पड़ जाए आपको यहाँ। अब तो ठीक जाएंगे, हम क्या घर जाल लग रहे, हम चाहे सारे सफेद हो जाए। अरे मरते दम तक हम यहीं रहेंगे, हम कहाँ जाल लग रहे? नहीं, उसके बगैर कहाँ जाएंगे हम, ये बताओ। गैर कानूनी काम है ये भाई, कोई गैर कानूनी काम हो, कोई हमने ऐसी चीज मांग ली हो, सरकार ने जो चीज कही वो मांग रहे, अखबार के जो मीडिया चैनल के लोग जो चैनल कह रहे उनके घर वो उनके ऑफिस देख रहे, जो विभाग रोकेगा उसके ऑफिस देख रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर बेच लो, एमएसपी है स्थिर रहेगी, तो हमने वही तो कहा। और ये कहा कि मंडी के बाहर बेच लो, तो हमने जहाँ जहाँ बढ़िया पॉइंट होंगे वहाँ पे खड़े होंगे और वहाँ पे बेचेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी रणनीति की। घर में, परिवार में, भाभी से, बच्चों से आखिरी बार कब बात हुई थी? क्या कहना है परिवार वाला? नहीं, परिवार तो लोग क्या कहना, वे भी अपना काम करो भाई। आंदोलन छिड़ रहा है, आंदोलन में तो परिवार ये है, हमारा तो सब परिवार। कह नहीं रहे कि 10-20 दिन में, महीने भर में, 1 आध दिन के लिए तो आ जाओ? नहीं, क्या मतलब उनसे, हमारा घर परिवार से, उससे भी अपना आंदोलन करें हम भी। मुझे लग रहा है कि घर में कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि अगर कुछ लेके नहीं गए तो घर में ना घुसने दें आपको। हाँ, तो घुसने कहाँ दे रहे घर के, तो मैंने कर दिया कि बगैर बिल वापसी के घर वापसी नहीं है। मतलब अगर राकेश टिकैत यहाँ से वापस चले जाते हैं किसी भी तरीके से बिना बिल वापसी के, तो घर में एंट्री बंद? ना, एंट्री बंद है बिल्कुल। फिर कहाँ रहोगे? नहीं तो हम जाएंगे ही नहीं। अच्छा, इसीलिए यहाँ टिके रहेंगे। यही रहेंगे। जाहिर सी बात है कि राकेश टिकैत हैं। राकेश टिकैत का जो रुख है वो बिल्कुल साफ है कि सरकार को अब पूरे देश भर में घेरने की तैयारी है। पश्चिम बंगाल से अभी लौटे हैं, आगे का पूरा रोड मैप तैयार है और साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक एमएसपी को कानूनी जामा सरकार नहीं पहना देती है, तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लेती है, किसान आंदोलन लगातार इसी तरीके से चलता रहेगा।